हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइट वेस्ट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इन द लास्ट टू चैप्टर वी हैव स्टडीड हाउ द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इससे पहले दो चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने देख लिया कि कैसे हमारे जो लीडर्स थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स ने उसने उन लोगों ने कैसे अपने चैलेंजेस को फेस किया नेशन बिल्डिंग की और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब बारी थी थर्ड चैलेंज की और वो थर्ड चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड चैलेंज वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी का डेवलपमेंट हो। और इस केस के अंदर जो पहले दो केसेस के अंदर हमारे लीडर्स ने अलग-अलग और डिफरेंट पार्टीज का चूज किया था, पर ये केस है इसके अंदर सक्सेस रेट था वो काफी लिमिटेड होने वाला था, क्योंकि ये जो है चैलेंज जो है वो बहुत टफर और एंड्योरिंग था। ये चैलेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैलेंज काफी टफर और एंड्योरिंग था। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियों के बारे में, ऐसी पॉलिटिकल चॉइस के बारे में जो काफी की क्वेश्चंस उठाती है हमारे डेवलपमेंट को लेकर। और व्हाट आर द की चॉइसेस ऑफ डिबेट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ऊपर कैसी कौन सी की चॉइसेस हुई और उनके ऊपर जो जो डिबेट्स हुई हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे लीडर्स ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया पहले टू दशक में, पहले 2 दशकों के अंदर हमारे लीडर्स ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और वो क्यों करी, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उन स्ट्रेटजीज की अचीवमेंट्स क्या थी, लिमिटेशंस क्या थे, ये भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। और बाद में कुछ सालों बाद जो है वो स्ट्रेटजी हमारी गवर्नमेंट ने अबेंडन क्यों कर दी, क्यों छोड़ दी, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। As the global demand for steel increases, Orissa, which has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country, is being seen as important investment destination. अब जैसे दुनिया भर के अंदर स्टील की डिमांड बढ़ रही थी, तो ओडिशा के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर एक लार्जेस्ट रिजर्व था अनटैप्ड आयरन ओर का, जिसको अब पूरा वर्ल्ड जो है एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देख रहा था। अब सबकी नजर जो थी वो ओडिशा के ऊपर थी। ओडिशा के जो स्टील रिसोर्सेज थे, स्टील रिजर्व्स थे, उसके ऊपर थी। और स्टेट ने सोचा इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज का फायदा उठाया एंड होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड्स फॉर आयरन और इस डिमांड के ऊपर उन्होंने अ, फायदा उठाया और एक एग्रीमेंट साइन किया। मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया है बहुत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो स्टील मेकर्स थे उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। गवर्नमेंट को बिलीव था दैट दिस वुड ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, साथ साथ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आने वाली है। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी कि आयरन और जो रिसोर्सेज थे वो लाई करते थे मोस्ट अंडर डेवलप्ड और प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड था और वहां पर ट्राइबल की आबादी ज्यादा थी, आदिवासी आबादी ज्यादा थी, आयरन और जो थे वो वहां पर थे। एंड ट्राइबल पॉपुलेशन को इस बात का डर था कि अगर इंडस्ट्रीज आती है तो इसका मतलब है कि उन्हें अपना घर, लाइवलीहुड सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जगह छोड़नी पड़ेगी। एनवायरमेंटलिस्ट को डर था कि अगर माइनिंग और इंडस्ट्री लगेगी तो पोल्यूशन होएगा एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट हमारा पोल्यूट होएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये डर था कि अगर अब उन्होंने इंडस्ट्रीज को अलाउड नहीं किया तो ये एक बैड एग्जांपल सेट करेगा वर्ल्ड के सामने और वो उसको डिस्करेज करेगा कि अब वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करे। अब इससे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन आता है कि क्या गवर्नमेंट को ही राइट है कि पूरा डिसीजन ऐसे ही ले लेने का। गवर्नमेंट को पब्लिक से बात नहीं करनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल themselves। तो ऐसे जब डेमोक्रेसी में इतने बड़े डिसीजंस लिए जा रहे होते ना, तब लोगों से उसे अप्रूव करवाना बहुत जरूरी होता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू अब माना लोग बहुत ज्यादा है तो सबसे बात नहीं कर सकते, सबसे अप्रूवमेंट नहीं ले सकते, तो हम लोग अप्रूवमेंट ले सकते हैं, हम लोग एडवाइस ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की। जैसे एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए और इकोनॉमिस्ट हो गए, हम इनकी एडवाइस ले सकते हैं। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन। पर जो फाइनल डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है
डिसीजन लिया जाएगा पीपल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जो लोगों ने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो इन डिसीजन को लेगा, और वो आदमी जो है पब्लिक की जो फीलिंग्स है उनके साथ टच में है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ना सभी लोगों ने इस बात पे तो एग्री किया था कि इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। And it was also agreed that the matter cannot be left to businessmen, industrialists, farmer themselves। और ये बात भी सबने मानी कि इस मैटर को जो है हम बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल और फार्मर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इस मैटर के अंदर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, और एक की प्लेयर क्रूशियल रोल निभाने की जरूरत है। पर इस बात पे डिसएग्रीमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ कि गवर्नमेंट किस टाइप का रोल निभाएगी कि वो इंश्योर कर सके कि ग्रोथ के साथ साथ लोगों को जस्टिस भी मिल रहा है, ग्रोथ के साथ साथ जो है लोगों को जस्टिस भी मिल रहा है। इस बात का गवर्नमेंट जो है वो कैसे ध्यान रखेगी, तो इस बात पे भी डिसएग्रीमेंट काफी हुए थे। अब आइडिया ऑफ डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, डेवलपमेंट का जो मतलब है, वो हर सेक्शन हर लोगों के लिए अलग अलग है। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों का मतलब होता है। जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो हु इज प्लानिंग टू सेटअप अ स्टील प्लांट, वो स्टील प्लांट को सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है। टू एन अर्बन कंज्यूमर ऑफ स्टील, अर्बन कंज्यूमर के लिए, जो अर्बन कंज्यूमर है उसके स्टील के, उनके लिए। एंड टू द आदिवासी हु लिव इन दैट रीजन, और उन आदिवासी के लिए जो वो उस रीजन में रहते हैं। अब उसने तो सोचा सबका डेवलपमेंट के, अपने डेवलपमेंट के साथ तो सबके बारे में सोचा, पर क्या ये डिस्कशन था जो डेवलपमेंट का ये डिस्कशन है, ये काफी सारी कंट्रडिक्शन और डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ आएगा। पहले कुछ दशक जो थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, हमने देखा कि बहुत सारी डिबेट हो रही थी इस क्वेश्चन के दौरान, जो आज भी होती है। लोगों का मानना था कि अगर तुम्हें अपना डेवलपमेंट अगर किसी चीज से मेजर करना है ना, नापना है, कंपेयर करना है, तो तुम्हें नापना होगा, तुम्हें वो कंपेयर करने की जरूरत है, वेस्ट से कंपेयर कर लो। ठीक है, अपना डेवलपमेंट अगर अपने आप को देख रहे हैं कि तुम लोग कितना डेवलपमेंट हो, कितना डेवलपमेंट नहीं हो, अपना कंपैरिजन वेस्ट से कर लो, वेस्ट की बड़ी बड़ी कंट्रीज से कर लो अपना कंपैरिजन। डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। देखो, डेवलपमेंट जो है उसका मतलब था कि मॉडर्न बनो, और मॉडर्न मतलब, मॉडर्न बनने का मतलब क्या है, वो काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन बनो, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की तरह बनो, वेस्ट की तरह बनो, वेस्ट को फॉलो करो। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट। ये बात मानी गई कि हर कंट्री जो है मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो वेस्ट की तरफ फॉलो करेगी, मतलब वो अपने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को छोड़ देगी और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ावा देगी। कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की तरफ वो बढ़ेगी अपने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को छोड़ के। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality। और जो modernization था उसको एसोसिएट किया गया ग्रोथ के साथ, मटेरियल प्रोग्रेस के साथ और साइंटिफिक रैशनैलिटी के साथ जो है मॉडर्नाइजेशन को जोड़ा गया। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट। अब इस जो वेस्ट की तरह डेवलपमेंट होना था, वेस्ट की तरह डेवलप्ड होना था, इससे जो है लोगों ने हर कंट्री को बांट दिया। कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग में है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गई है। और इंडिपेंडेंस की ईव पर, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास ये बात तो साफ थी कि उसके पास दो मॉडल थे डेवलपमेंट के, मॉडर्न डेवलपमेंट के फॉलो करने के लिए। पहला जो मॉडल था वो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल था, जो यूरोप और यूएस फॉलो करते हैं, और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल, जो है यूएसएसआर से। और ये बात माना काफी सारे जो लोग थे इंडिया के, वो जो है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर मॉडल से काफी डीपली इम्प्रेस थे। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें सिर्फ लीडर्स जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के भी लीडर थे, जैसे नेहरू जी हो गए, कांग्रेस के लीडर जो थे वो भी जो है सोवियत मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे। पर कुछ ऐसे सपोर्टर भी जो थे हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, जो अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे थे। अब जो नेशनलिस्ट लीडर थे, हमारे नेशनलिस्ट लीडर, उनको एक बात तो क्लियर थी कि हमारा जो इकोनॉमिक कंसर्न होने वाला है, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक कंसर्न है, वो डिफरेंट होने वाला है। वो जो है, हम ऐसे ही किसी को अंधों की तरह फॉलो नहीं कर सकते हैं। हम लोग, हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट प्लानिंग होने वाली है उसे हमें क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी मॉडल को ऐसे अंधों की तरह फॉलो नहीं कर सकते। इट वाज क्लियर मोर एवर दैट हमारी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो थी पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन।
ये तो चीज़ थी पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को खत्म करना और सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करना गवर्नमेंट की उस टाइम पे जो है प्राइमरीली प्रायोरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्लानिंग हुई, प्लानिंग करना, अब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, तो प्लानिंग क्या है? Despite the various difference, there was a consensus on one point that the development could not be left on private sector, and there was the need for government to develop a design or plan for development. अब यहाँ पर एक बात ये भी साफ थी कि डेवलपमेंट को जो है हम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर ज़रूरत थी गवर्नमेंट को आगे आने की और एक डिज़ाइन को ऐसा डिज़ाइन डेवलप करना, ऐसा प्लान बनाना हमारे डेवलपमेंट के लिए। इससे जो है in fact the idea of planning as a process of rebuilding economic earned a good deal of public support in 1940s and 1950s all over the world। और जो ये आइडिया था ना कि हमें हमारी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, जो प्रोसेस था रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी का, वो हमारी पब्लिक को, हमारे लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे जो है दिल खोल के सपोर्ट किया। पूरे वर्ल्ड में 90s 40s 1950s के टाइम पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्रेज था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग देख चुके थे ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी एंड जापान, जापान जर्मनी का हमने वॉर देख लिया था, ग्रेट डिप्रेशन यूरोप में देख लिया था, और कैसे सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है 1940s के अंदर, 1930s और 40s के बीच में हमने वो भी देख लिया था। तो इसी को देखते हुए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया मार्च 1950 में। मार्च की 1950 के अंदर जो है हमारा इंडिया का प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप होता है। प्लानिंग कमीशन एक सिंपल रिजोल्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक इसका काम जो था ये एज अ एडवाइजरी रोल प्ले करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। पर वो रिकमेंडेशन जो है वो इफेक्टिव जब ही हो सकती है जब उसको यूनियन कैबिनेट सपोर्ट करेगा, जब उसको यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देगा वो रिकमेंडेशन, वो एडवाइस, तभी ही फॉलो करी जा सकती थी। अब प्लानिंग कमीशन यूं तो है नहीं कि वो सडन मूव था, सडन इन्वेंशन था, नहीं, क्योंकि a section of big industrialists got there in 1944 and drafted a joint proposal of for setting up a planned economy in the country. It was called Bombay Plan। 1944 में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका एक सेक्शन सामने आता है जिन्होंने एक अपना एक ड्राफ्ट लेके आए, जॉइंट प्रपोजल लेके आए कि वो लोग जो है एक प्लान्ड इकोनॉमी लेके आना चाहते हैं। इस ये टाइम आ चुका है कि हमें हमारे देश के लिए प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है। और बॉम्बे प्लान में वो चाहते थे कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो मेजर इनिशिएटिव करे इंडस्ट्रियल और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। मतलब इकोनॉमिक जो फील्ड थी हमारी, उसके अंदर गवर्नमेंट को अब इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। वो अपने मेजर इनिशिएटिव, अपना रोल प्ले करे इंडस्ट्रियल और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। मतलब thus from left to right planning was the most obvious choice for the country for independence। अब ये वक्त था कि हर तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबको एक ही था कि हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट की, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जो है इंडिया का पहले, इंडिया इंडिपेंडेंट बनती है, प्लानिंग कमीशन आती है और प्राइम मिनिस्टर को जो है उसका चेयरमैन बना दिया जाता था। मतलब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। ये जो प्लानिंग कमीशन था वो काफी इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी था, क्योंकि इसने यहाँ पर डिसाइड हो चुका था कि इंडिया जो है यहाँ पर डिसाइड होने वाला था कि इंडिया जो है कौन सा पाथ और स्ट्रेटेजी जो है यूज करने वाली है डेवलपमेंट के लिए। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके अर्ली इनिशिएटिव्स क्या क्या कहते हैं। एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। यूएसएसआर को देखते हुए इंडिया ने भी जो है 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट कर लिया। आइडिया बहुत सिंपल था, गवर्नमेंट जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी, उसके अंदर अपना 5 साल का जितना भी उनका इनकम होने वाला है, 5 साल का इनकम, एक्सपेंडिचर, जितना भी ये सब होने वाला है वो सब कुछ पहले प्लान कर लेगी कि उसको किस चीज पे ध्यान देना है, उसे किस चीज को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, ये सब चीजें वो पहले ही लिख के रख लेगी वो चीजें। ठीक है, अकॉर्डिंग द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड, और इसके अकॉर्डिंग जो है दो बजट आने वाले हैं। सेंटर और ऑल स्टेट गवर्नमेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था नॉन बजट, नॉन प्लान बजट। ये प्लान जो था वो प्लान था जो हम सालानी, मतलब हर साल जो है स्पेंड करने वाले हैं, हर साल इतना स्पेंड होने वाला कुछ चीजों के ऊपर। और जो दूसरा था प्लान बजट जो था वो 5 साल के अंदर हम एक ऐसी प्रायोरिटी सेट करेंगे हमारी जिसके ऊपर हम 5 साल काम करेंगे, उसके ऊपर हम 5 साल जो है अपनी अर्निंग को स्पेंड करेंगे और अपना उस फील्ड को आगे बढ़ाएंगे।
A 5-year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger pictures and make long-term intervention in the economy. अब ये जो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट जो लेके आई थी ना, इसने गवर्नमेंट को एक एडवांटेज दी, इसने एडवांटेज दी गवर्नमेंट को कि तुम एक बड़ी पिक्चर को देखो, तुम बड़ा सोचो, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को है जो लॉन्ग टर्म बना दो। उसने 5 ईयर प्लान ने हमें गवर्नमेंट को ये एडवांटेज दी कि तुम बड़ा सोचो और बड़ा चीज करने की कोशिश करो। पहला ड्राफ्ट जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, जो उसका एक्चुअल प्लान था, वो रिलीज हुआ दिसंबर 1951 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट वाज प्लानिंग, एक्साइटमेंट के साथ साथ प्लानिंग भी बहुत रीच पे थी, बहुत पीक के ऊपर थी, विद द लॉजिक ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 तक भी काफी अच्छी जो है एक्साइटमेंट थी। और ये कुछ हद तक थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 तक कंटिन्यू रही। 1961 में जो है थर्ड प्लान के दौरान जो है इंडो चाइना वॉर होता है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमें हमारी प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है, हमें हमारे डिफेंस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारी जो है थोड़ी एक्साइटमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, फोर्थ प्लान तक आते आते वो खत्म हो जाती है। बाय दिस टाइम द नोवेलिटी ऑफ प्लानिंग हैज डिक्लाइन, जो नोवेलिटी ऑफ प्लानिंग है वो खत्म हो जाती है, और इंडिया का जो है, क्योंकि इस टाइम पर हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, हमने अभी एक वॉर वॉर से निकले थे और अभी हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहे हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम एक प्लान हॉलीडे लेंगे, मतलब अभी हम कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, हम कुछ भी प्लान नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज को लेकर काफी क्रिटिज्म आया कि गवर्नमेंट ने जो 5 ईयर प्लान का जो प्रोसेस था और जो इन प्लान की प्रायोरिटीज थी उसको लेकर काफी क्रिटिसाइज हुआ, काफी काफी क्रिटिज्म सामने आया। पर एक बात साफ थी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन जो है वो फर्मली रख दिया गया है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत अब हो चुकी थी। पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 और 56 के टाइम पे आता है। sought to be the sought to get the country economy out of the circle of poverty। इसका मतलब क्या था कि हमने जो है हमारी कंट्री के अंदर से पॉवर्टी को खत्म करना है। प्लान को लेके आए थे के एन राज, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया था, एग्रीगेरियन सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इस पे हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई डैम और एरीगेशन के ऊपर। क्योंकि पार्टीशन के बाद जो सबसे ज्यादा जो चीजें इफेक्ट हुई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, और इसको अर्जेंट अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ह्यूज अलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे भरका नंगल डैम। प्लान आइडेंटिफाई ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी, इसे खत्म करा गया। और लैंड रिफॉर्म को एक की माना गया, एक की रिफॉर्म माना गया हमारी कंट्री डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म को एज अ की ऑफ कंट्री डेवलपमेंट देखा गया। ऑन द बेसिस एम ऑफ द प्लानर वाज टू रेज द, अब इसका बेसिक एम क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, कि ये था कि हमें हमारी नेशनल इनकम बढ़ानी है। और नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब जो लोग है वो उनकी सेविंग ज्यादा होगी, जितना वो खर्च कर रहे हैं, जितना वो स्पेंड कर रहे हैं, सेविंग उससे ज्यादा हो, मतलब सेविंग ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेंडिचर हमारे कम होने चाहिए, ठीक है। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन 1950s, और 1950 के टाइम पे जो हमारी स्पेंडिंग थी वो काफी कम थी, और उसको काफी और रिड्यूस करना करा नहीं गया, तो प्लान जो था वो हद तक सक्सेसफुल रहा, और थर्ड 5 ईयर प्लान तक जो था वो सेविंग बढ़ी लोगों की। पर जैसे जैसे लेटर 1960s आई, 1970s आई, सेविंग का जो प्रपोर्शन था, हमारी नेशनल इनकम का जो प्रपोर्शन था वो गिरना शुरू हो गया लगातार। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो उस पे देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, तो सेकंड के अंदर हमने हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करा। ये लेके आए थे पीसी महालानोबिस। एंड फर्स्ट प्लान जो था वो काफी पेशेंस के साथ पेशेंटफुल था, पर सेकंड जो प्लान था उसके अंदर हमने क्विक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, बाय मेकिंग चेंजेस सिमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, क्योंकि इसमें हमने सोचा था कि हम जिस जिस डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं हम उस डायरेक्शन में चेंज लाने की कोशिश करें। और ये जब प्लान फाइनलाइज्ड होने से पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी का एक सेशन होता है मद्रास सिटी के अंदर, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास होता है, जिसको डिक्लेयर किया गया, जिसका जो गोल था वो था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है उस इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन का गोल था, और इस गोल के अंदर जो हमारा सेकंड प्लान काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा था। गवर्नमेंट ने जो है टैरिफ टैक्स लगाने शुरू कर दिए इम्पोर्ट्स के ऊपर, ताकि यहाँ पर उनका जो था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना था, यहाँ पर उनका जो एम था वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना था, अपने प्रोटेक्ट करना था अपने इन्वायरमेंट को, और दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को ग्रो करना था।
दोनों से इंडस्ट्रीज को ग्रो करना था, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड। जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ रही थी इसमें, तो अब ब्लॉक ऑफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवे हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, मशीनरी आ गई, कम्युनिकेशन आई, मतलब पब्लिक सेक्टर जो है हमारा बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ था इस सेकेंड ईयर प्लान के टाइम पे। और ये बहुत बड़ा पुश था हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसने हमारे इंडियन डेवलपमेंट को, हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक टर्निंग पॉइंट दिया। पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड थे, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दांव पे लगाना पड़ा टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बाहर से। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री ने जो है एग्रीकल्चर से ज्यादा जो है इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, जिससे जो है आप एग्रीकल्चर पर ध्यान कम हुआ और फूड शॉर्टेज के चांसेस बढ़ने लग गए। और इंडियन प्लानर्स ने ये पाया कि हम लोग जो है ना इंडस्ट्रीज को, दोनों इंडस्ट्री को बैलेंस नहीं कर सकते ना हम लोग। जो ये मशीनरी थी हमारी, हैवी इंडस्ट्री थी, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तो हम दोनों साथ में बैलेंस करके नहीं चल सकते, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। और थर्ड प्लान में भी हमने जो है इंडस्ट्री पे ही फोकस किया, और इस पे काफी सारे क्रिटिक्स हुए हमारे, कि ये जो थर्ड प्लान था वो अर्बन वाइज था, मतलब यहाँ पर जो है अर्बन जो शहरों की तरफ है उसका झुकाव ज्यादा है, रूरल एरिया पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो थर्ड प्लान में भी इंडस्ट्री फोकस किया, इससे क्रिटिक सामने है। कुछ लोगों ने सोचा कि जो है यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज देके गलत कर रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटीज देने की जरूरत है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड देयर वर आल्सो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री पे फोकस करना भी है ना, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे फोकस करो, ना कि हैवी वन इंडस्ट्रीज पर। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके अंदर इतना ही है, पर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।